पुलिस ने उठा लिया था सादी वर्दी में। 6 घंटे तक मैं दुनिया की नज़र से गायब था। इज जर्नलिज्म अ बेड ऑफ रोजेस? क्या परेशानियां आती हैं उसमें? एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है जो केवल मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। और टीवी पे जैसा ही चला जो कि मुकेश कुमार का अपहरण हो गया, 5-6 हट्टे कट्टे लोग थे और हथियारों के साथ थे। उन्होंने मेरी बेटी जो है वो सुनते के साथ फेंट गई। उस 6 घंटे में जो हुआ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता, वो फेंट कर गई, बाकी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? गन मुझे दिख रहा था तो मैं डर गया था। जब मुझे लगा कि आज मेरा खेल खत्म है। यूनिफॉर्म में नहीं था? यूनिफॉर्म में नहीं था। फिर मुझे बोल क्या रहे हैं कि नहीं, मैडम ने कहा कि आपको जेल भेजना है। तो मैंने बोला कि सुन, तेरी औकात नहीं मुझे जेल भेजने की। अल जजीरा चैनल से फ़ोन आने के बाद गुड़गांव पुलिस की कमिश्नर इतने दबाव में आ जाती है कि वो कहीं से भी कभी भी हिंदू कार्यकर्ताओं को उठा लेती है। और मुझे गिरफ्तार करने के लिए 6 टीम लगाई हुई थी। जज साहब की कोठी के अंदर क्या बातचीत की तो उन्होंने बोला एफआईआर खोला, तो बोला अरे एफआईआर तो ऑनलाइन है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। जी हां, मुकेश कुमार जी हैं और एक लंबे समय से ये सैटेलाइट चैनल्स, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स को ये हेड करते रहे हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ भी इन्होंने दिया है, ब्रेकिंग स्टोरीज़ इन्होंने दिया है। और जो व्यूअर है वो काफ़ी इंटरैक्ट करते थे इनके प्रोग्राम से। और मज़ेदार बात यह है कि ये जितने व्यूअर्स के करीब हैं उतने ही पॉलिटिकल लीडर्स के भी करीब हैं और अलग अलग पार्टियों में भी इन्होंने अपनी करीबी बना रखी है। तो ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है और लोग इनको ट्रस्ट करते हैं, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू इरफान भाई, और आपने जो परिचय दिया है मैं उस पर उतर सकूं, खड़ा कोशिश करूंगा। जी जी। एक बात मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं स्टूडेंट से बातचीत करता हूं तो आपका जिक्र एक बार मैं किया था, तो उनका एक बड़ा ही स्ट्रेट सवाल था कि इज़ जर्नलिज्म अ बेड ऑफ रोजेस? क्या परेशानियां आती हैं उसमें? अब मुझे शायद मालूम है एक बार आपका ज़बरदस्त कोई इशू हो गया था गुड़गांव में, तो मैं जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, आपने कहा जब बेड ऑफ रोजेस, तो बेड ऑफ रोजेस तो बिल्कुल ही नहीं है जर्नलिज्म। और ये मैं केवल जर्नलिज्म के लिए नहीं कहूँगा, कोई भी जो काम है ना वो आपके लिए आसान नहीं होता है। उसमें चुनौतियाँ होती हैं, उसमें संघर्ष होता है और आपको उनसे पार पाना ही या उनसे जीतना ही जो है आपकी नौकरी है और आपका जो कहें जो टारगेट, तभी आप अचीव कर पाएंगे। और जिस गुड़गांव की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो हुआ क्या था? इनफैक्ट क्या हुआ था अगर आप कहेंगे मुझसे, तो मैं तो कहूँगा कि मुझे पुलिस ने उठा लिया था सादी वर्दी में और मेरा अपहरण हुआ था और करीब 6 घंटे तक मैं दुनिया की नज़र से गायब था। और उस 6 घंटे में क्या हुआ केवल मैं जानता हूँ और जिनके साथ मैं था वो जानते हैं। और उसके बाद इन 6 घंटे के दौरान दुनिया मेरे पीछे क्या कर रही थी, दुनिया मेरे लिए कितना प्यार बरसा रही थी और कितना कंसर्न फील कर रही थी, ये मैं जब बाहर आया 6 घंटे के बाद तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, लोग मुझे प्यार करते हैं। क्योंकि उस 6 घंटे के दौरान, चूँकि जब शुरू से मैं बताता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आप बोर होने लगेंगे तो बता दीजिएगा मुझे। नहीं, अब बताएं प्लीज़ उस इंसिडेंट। इनफैक्ट हुआ क्या, जो हम लोग, आपको नूह दंगा के बारे में, मेवात दंगे के बारे में आपको पता होगा। जो यात्रा निकलती है, यात्रा पे पथराव हुआ था, गोलीबारी हुई थी और उसके बाद जो है ज़बरदस्त दंगा फैल गया था। और उस दंगे को सबसे अच्छी तरीके से खबर हम लोगों ने किया था। मैं उस समय सुदर्शन न्यूज़ का रेजिडेंट एडिटर और चैनल हेड था वहाँ पे। तो उस पूरी घटना को हम लोगों ने ही बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। और हमारे जो जाबाज रिपोर्टर थे वो जान पे खेल करके वो साथ में गए थे वहाँ पे यात्रा के साथ में, और हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे। तो हुआ ये, जो उसके बाद दंगा हुआ और दंगा के बाद जो है पुलिस ने दोनों कम्युनिटी के खिलाफ जो है केसेस दर्ज किए थे। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी थी, यानी हिंदू मुसलमान के खिलाफ, तो जो हिंदुओं के खिलाफ जो दंगा दर्ज किया गया था उसमें वीएचपी के और आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे, जिनका नाम वैसे ही पुलिस ने केवल एक होता है ना बैलेंसिंग एक्ट के तहत, जो भाई वो बोला नहीं उस शिकायत में उसका, तो बैलेंसिंग एक्ट के तहत क्या, दरअसल वो थे नहीं, दरअसल वो उस दौरान उन घटनाओं से उनका कोई मतलब भी नहीं था, वो यहाँ पे थे, लेकिन उनका नाम दर्ज कर लिया गया था। और गुड़गांव पुलिस जो है, जिन लोगों के नाम दंगा में दर्ज थे उन लोगों की गिरफ्तारी कर रही थी, उन्हें पूछा जा रहा था, जेल भेजा जाता, अपनी कार्रवाई कर रही थी पुलिस। इस बीच में क्या हुआ, एक घटना हुई, आपको रवीश कुमार यस
तो रवीश कुमार जो है अल जजीरा चैनल पे एक इंटरव्यू दिए थे, उसे दौरान आपको याद होगा जो आया था। तो रवीश कुमार जब वहाँ गए थे तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस घटना का जिक्र किया था वहाँ पे, और वहाँ पर बातचीत ये हुई थी जो एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है, जो केवल मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है और हिंदुओं पे हाथ नहीं रख रही है। ये बात रवीश कुमार ने अल जजीरा चैनल के साथ उन्होंने किया, और उस बात से गुड़गांव की जो पुलिस थी वो लोगों के घर में जाती थी, और सुबह 6 बजे 7 बजे गया और उठा के, जिनका नाम था उनको उठा के ले आया, उनके मोबाइल जब्त कर लिए और उनके भाई के, बहन के, पिताजी के, घर में जितने ही मोबाइल थे वो रख लिए। सुबह से शाम तक उसको थाने में बिठा कर रखा, रात में 10 बजे 9 बजे छोड़ दिया। और ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो लगातार किया जा रहा था, और इससे लोग का, बच्चों का पढ़ना, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। उन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने और वीएचपी के लोगों ने जाकर के कमिश्नर से मुलाकात भी की, और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको कोई सबूत है तो आप लीजिए, गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सुबह जाते हैं से पूरा डिस्टर्ब हो रहा, सो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, पुलिस ने आपको क्यों उठाया? मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जो जब उसके बाद भी ये काम बंद नहीं हुआ तो उन लोगों ने मुझे बताया जो ये चीज़ ऐसा हो रहा है। तो हम बोले भाई आप लोग मिल लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं न्यूज़ डाल सकता हूँ, बहुत होगा तो मैं ट्वीट कर सकता हूँ। तो बोला नहीं आपके, तो मैंने क्या किया, एक ट्वीट किया। ओके, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पे मैं ट्वीट किया, चूँकि मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैंने ट्वीट किया। ट्वीट में मैंने ये लिखा कि अल जजीरा चैनल से फ़ोन आने के बाद गुड़गांव पुलिस की कमिश्नर इतने दबाव में आ जाती है कि वो कहीं से भी कभी भी हिंदू कार्यकर्ताओं को उठा लेती है। सीएम कृपया संज्ञान लें, उनका है, इतना ही ये था। मुझे फ़ोन किया किसी ने जी कि सर आप जो है एफआईआर हो गया, आप घर से आज घर पे मत जाना, घर से आपको गुड़गांव पुलिस उठाने के लिए योजना बना रही है, रात में उठाएंगे आपको। अब मैं उस समय, मेरे एक मित्र आईपीएस मित्र हैं, उनकी बेटी का बर्थडे यहीं पर वो पढ़ती थी, तो उसका लोकल गार्जियन में ही था। मैं क्या, लेकिन रात में पुलिस ने उठाया नहीं। फिर मैंने अपने लॉयर वगैरह से बात किया, ऐसा ऐसे है। तो फिर डॉक्टर, ये एडवोकेट अनिल बिमल, वो पूर्व जस्टिस हैं वहाँ के गुड़गांव सेशन कोर्ट के, तो उनको मैंने बताया। तो बोला अरे कोई बात नहीं, आप आइए यहाँ पे, मैं आप वकालतनामा साइन कीजिए, मैं आपको बेल के लिए अप्लाई करता हूँ, बेल में कर लूँगा, उसका मामला चलता रहेगा, इसमें क्या है। तो वो उन्होंने कहा कि आप जो है घर आ जाइए। वो सेक्टर 17 गुड़गांव में रहते हैं। अब गुड़गांव पुलिस क्या कर रही थी कि मेरा फ़ोन ट्रैक कर रही थी और मुझे गिरफ्तार करने के लिए 6 टीम लगाई हुई थी। अब ऐसा लग रहा है मैं दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का हूँ मुझे गिरफ्तार करने के लिए 6 टीम, एक साइबर पुलिस की टीम थी और उसे एसआईटी गठित किया था। 2 दिन में उन्होंने एसआईटी सब गठित कर लिया जो मुकेश कुमार को उठा लेना है कहीं से। और बेवकूफ़ अगर मुझे एक बार फ़ोन करके बोलते ना जो आपके खिलाफ एफआईआर है, तो मैं थाने आ जाता। मुझे क्या किसी से डर है भाई, हम लोग पीआईबी एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट, करेक्ट, हम लोग हरियाणा सरकार के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट, वो भी एडिटर के कैटेगरी में हम लोग एक्रीडेटेड है। तो आप हमें, और वैसे भी मेरे खिलाफ अगर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, कोई किसी, मेरे खिलाफ नहीं, मतलब किसी भी, अगर आप जो सरकार से मान्यता प्राप्त जो ये है, तो आपको सरकार को इन्फॉर्म करना होता है अगर वो एडिटर हैं तो एटलीस्ट। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने उस नियम का पालन नहीं किया था, सरकार को पता भी नहीं था कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो मैं जैसे ही, मैं दिल्ली से गुड़गांव, द्वारका रहता हूँ, आपको पता है, द्वारका से मैंने गुड़गांव जैसे ही मैं इनके, मेरे खिलाफ, मेरे पीछे पुलिस लग गई। अब मुझे पता नहीं, मैं आते आते मैं जज साहब की कोठी पे चला गया। जज साहब की कोठी के अंदर गया, बातचीत की, तो उन्होंने बोला एफआईआर खोला, तो बोला अरे एफआईआर तो ऑनलाइन है ही नहीं। तो बोले क्या, बोले नहीं एफआईआर की कॉपी नहीं हुई, पता कैसे लगा आखिर आरोप क्या है, धाराएं क्या है, तो एफआईआर की कॉपी चाहिए। तो वहाँ से फ़ोन किया गया थाने को, तो पता ही नहीं चला उनको, थाने में कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बोला जी कि आप एक बार जाइए। तो मैं और मेरे साथ में हरियाणा राज्य के वीएचपी के मीडिया प्रमुख, हम लोग दोनों आदमी मेरे ही घर में, तो वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, वो मेरे साथ में थे, वो मेरे साथ बैठे, बोले चलिए थाना चलते हैं। और मैंने बोला यार मेरे खिलाफ एफआईआर है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा थाने के। अब हम लोग को डर वर तो होता नहीं भाई, गलत तो करते नहीं, मैं थाने के बाहर रहूँगा, तुम जाकर के एफआईआर की कॉपी ले आना, फिर जा करके करेंगे। हम लोग भाई साहब निकले, जज साहब हम लोग को छोड़ने के लिए गेट के बाहर आए। मैं रोड क्रॉस करके, मेरी गाड़ी लगी हुई थी, मैं गाड़ी पर जैसे ही बैठा हूँ और चाबी मैंने अपनी गाड़ी में डाला, वो मेरे शीशे पे नॉक किया। तो नॉक जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया, उसने हाथ डाल के मेरी गाड़ी की चाबी खींच ली और मेरी गाड़ी को
खींचने की, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, बाहर आवर मैं देखने से लगा जी कि ये क्योंकि बिल्कुल गुंडे टाइप का मस्त मौला हट्टा कट्टा व्यक्ति था वो, यूनिफॉर्म में नहीं था वो। यूनिफॉर्म में नहीं था। अब पुलिस तभी कैसे पता चलेगा कि आपको पुलिस, तो आपका तो उस टाइम मुझे लगा जो कि ये वही है, क्योंकि दिमाग में तुरंत नूह की घटना हुई थी, 10 दिन भी नहीं हुए थे, और हम लोग को टेलीफोन पे, लैंडलाइन पे रोज जान से मारने की धमकी मिलती थी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि, लेकिन मुझे लगा तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने सोचा कि शायद वही लोग होंगे, क्योंकि पीछा तो लोग कर ही सकते हैं मेरा ये करके। तो मैं थोड़ा घबरा तो गया, मैं देखिए अब इंसान हूँ, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं, मेरे बगल में जो वो अनुराग बैठे हुए थे, वो जब तक मैं निकल करके आते इधर उनको कुछ पकड़ने या रोकने के लिए, तब तक में तो मुझे उन्होंने खींच लिया गाड़ी से। उसके बाद मेरी कमर में हाथ डाला उन्होंने, और 2 आदमी और आ गए, मुझे तकरीबन घसीटते हुए उनकी दूसरी गाड़ी थी वहाँ तक ले आकर के मुझे उस गाड़ी में ढकेल दिया। और ये सब चीज़ वहाँ पर सब लोग देखते थे, डे लाइट में हुआ, तो ये करीब 1:30 बजे की घटना है, बिल्कुल दिन दहाड़े जो कहते हैं। मुझे गाड़ी में, जिस गाड़ी में बिठाया गया उस पर भी कोई पुलिस नहीं लिखा हुआ था। अब गाड़ी में जैसे वो जो मुझे खींच के निकाला, उसमें यहाँ माउजर था, गन मुझे दिख रहा था, तो मैं डर गया था, तो मुझे लगा कि आज मेरा खेल खत्म है। मैं जब गाड़ी में अंदर मैं ढकेला, मैं देखो सीट के नीचे में AK-47 रखा हुआ है, तो भाई डर तो किसी को भी लगेगा। तो मुझे बीच में ढकेला, एक आदमी राइट से, दूसरा आदमी लेफ्ट से आकर के गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसके गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते होते उसका फ़ोन जो है बजा, और मुझे लगा कोई उसको मॉनिटर भी कर रहा था बाहर से। तो उसका फ़ोन बजा, तो फ़ोन बजते के साथ ही उसमें वो सुनाई मुझे भी दिया, चूँकि बिल्कुल वो बोला कि देखिए मिस हैंडलिंग नहीं करनी है और उनको आराम से लाना है। ओके। ये बात मैं सुना तो मुझे लग गया। अब देखिए आप तो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग समझ गया, अच्छा ये पुलिस है। मेरे मन में तुरंत आ गया ये जो है, तो मेरा जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो जैसे इसने फ़ोन रखा, वो पूरा उसके चेहरे का भाव बदल गया, पूरा मुस्कुरा के मुझे बोलता है, सर हम लोग साइबर पुलिस से हैं और आपको थाने ले जा रहे हैं, आपके खिलाफ FIR है। और ये, लेकिन क्या उसने मुझे तो बता दिया, लेकिन मेरा दोनों फ़ोन रख लिया, और बाहर में जो लोग देख रहे थे उसको तो नहीं बताया ना किसी ने। करेक्ट। वो तो ये जान रहे कि इनका अपहरण हुआ है, उठा घसीट के ले गए उसको। तो मैंने बोला मुझे फ़ोन दो, मैं फ़ोन पे मैं अपने लॉयर को बुलाऊंगा, मैं तो लॉयर के यहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे लॉयर रहेंगे, मैं जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं तो उसी के लिए आया हूँ। तो नहीं सर, आदेश नहीं है आपको फ़ोन देने का। तो मैंने बोला आदेश क्यों नहीं भाई, ये मेरा राइट है। तो चुपचाप मैं गाली देता रहा उनको इनडायरेक्टली, बहुत ही कड़े शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा था उनके, लेकिन गाली एक्चुअली गाली नहीं थी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल था। तुम कैसे नहीं करने दोगे, ये मेरा राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तुम कानून अपनी हाथ में ले रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। लेकिन वो कुछ नहीं सुने, गाड़ी चलती गई। सेक्टर 44 जो साइबर थाना है गुड़गांव का, वहाँ पर मुझे लेकर के गए। तो वहाँ मैं बैठा, फिर SHO आया। SHO ने मुझसे इंक्वायरी करनी शुरू की। पहला क्वेश्चन उनका था जो, आपने ट्वीट क्यों किया? तो मैंने बोला भाई ट्वीट मैं आपसे पूछ के करूँगा क्या, मैं ट्वीट तो रोज़ करता हूँ, मैं तो कम से कम 6,000 6,500 ट्वीट कर चुका हूँ। तो नहीं ट्वीट तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने मैडम का फ़ोटो क्यों लगाया? हमें लोग किस मैडम की बात कर रहे हो आप? तो नहीं आपने कमिश्नर साहब का फ़ोटो लगाया है। तो मैंने कमिश्नर साहब का फ़ोटो लगाया, इसमें बुराई किया? मैं तो मोदी जी के फ़ोटो लगाता हूँ, अमित शाह जी के फ़ोटो लगाता हूँ, आज तक उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा मुझे। तो उसमें गलत क्या है फ़ोटो में, आप ये मुझे बताओ, और गलत अगर होगा तो मैं डिलीट कर दूंगा ट्वीट, माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन आप बताओ मुझे गलत क्या है इसमें। तो नहीं, हम बोले इसमें गलत क्या है ये तो बताओ, इस लाइन में गलत क्या है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैंने गलत ट्वीट कर दिया, आपने FIR कर लिया, तो मैं तो इसके खिलाफ कोर्ट में जा रहा हूँ आपके खिलाफ, और मैं आप लोगों की सबकी औकात बता दूंगा, और आप कानून से ऊपर नहीं हो ना। SHO को मैंने बोला आप कानून से ऊपर नहीं हो ना, कानून के रखवाले हो, पालन करना है, कानून बनाने वाले भी नहीं हो आप, तो मैं तो इसमें आपको भी घसीटूंगा कोर्ट में। तो बहुत हॉट टॉक हुआ। फिर मैंने बोला देखो ऐसा है, जो आपकी जो मैडम है ना, वो जो वर्दी पहनी हो हमारे पैसे का पहनी हुई है। तो बोली आपके पैसे? बोले भाई टैक्स पेयर का पैसा है ना, और मैंने उनके प्राइवेट एल्बम से फ़ोटो नहीं लिया है, ये गूगल पे उनका फ़ोटो है, पब्लिक डोमेन तो आप जाके गूगल पे केस करो ना पहले। जो उनका फ़ोटो गूगल क्यों दे रहा है, मैंने तो गूगल से लिया, गूगल पे नहीं होता तो हम नहीं डालते। फिर अल जजीरा का लोग, अल जजीरा वाले ने तो अभी तक, हो सकता है अल जजीरा भी मेरे खिलाफ जो है वो FIR कर दे, मेरा लोगो क्यों इस्तेमाल किया। भाई जो पब्लिक डोमेन में है मैंने उसका इस्तेमाल किया, इसलिए जो पब्लिक डोमेन। तो इस बीच में घर वालों की क्या स्थिति थी? इस बीच में मुझे तो ये पता नहीं चाहिए, लेकिन घर वाले की स्थिति इतनी ख़राब थी, क्योंकि ये तो मैं इधर देख रहा हूँ, बाहर में खबर क्या चल रही थी कि मुकेश कुमार जी का अपहरण हो गया।
ये सोशल मीडिया में ये खबर सोशल थी? मीडिया में पूरा सब जगह टीवी पे फ्लैश चलने लगा, क्योंकि मेरे जो लॉयर साहब थे, जो जस्टिस थे, पूर्व जस्टिस है, उन्होंने मेरे ऑफिस में फ़ोन किया। अनुराग जी जो है, उन्होंने मेरे ऑफिस में फ़ोन करके बोला जी मेरे आंखों के सामने उन्हें उठा के ले गए, हम लोग कुछ नहीं कर सके। वो थाना को फ़ोन कर रहे हैं तो थाना वाला कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। जज साहब ने थाने को फ़ोन किया, जनरल थाने को, तो जनरल थाने वाले ने कहा मैं आ रहे हैं। वो कह जनरल थाने ने भी नहीं बताया, क्योंकि उनको भी नहीं पता, क्योंकि साइबर थाना और जनरल थाना अलग होता है। तो जनरल थाने वाले को नहीं पता था कि साइबर थाने ने उठाया है। तो वो भी आए, वो भी इंक्वायरी अपना करके गए और कंप्लेंट वगैरह हो रहा था। और टीवी पे जैसा ही चला जो कि मुकेश कुमार को का अपहरण हो गया, 5-6 हट्टे कट्टे लोग थे और हथियारों के साथ थे, उन्होंने उठाया था। मेरी बेटी जो है वो सुनते के साथ वो फेंट कर गई। और मेरे घर में तो ये मातम था, मातम पसर गया था। और किसी के घर में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके का काम करते हैं उसमें जोखिम तो है, उसमें खतरा तो है। तो मतलब यहाँ से लेकर के केवल दिल्ली में मेरे माता पिता बिहार में रहते हैं, वहाँ मेरा यहाँ पूरा ससुराल है। सब जगह मेरे घर में पूरे लोग आने लगे, नेता, दोस्त, परिजन, सब लोग आकर के मेरे घर में थे। और सबका रो रो के बुरा हाल था। उनको कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये अपहरण नहीं है, पुलिस ने ये किया है। 6 घंटे तक सबको अंधेरे में रखा गुड़गांव साइबर पुलिस ने। 6 घंटे में जब ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा, 5-5 ट्रेंड चलने लगा, 2 इंटरनेशनल ट्रेंड चलने लगा, जो मुकेश कुमार का अपहरण हो गया है, ये 5-5 ट्रेंड चल रहे थे, सब ऑर्गेनिक ट्रेंड थे। तब गुड़गांव पुलिस की नींद खुली कि अरे यार हमने तो बताया नहीं जब हमने अरेस्ट किया है। तब 6 घंटे के बाद फिर गुड़गांव पुलिस ने प्रेस रिलीज किया, जो मुकेश कुमार जी का अपहरण नहीं हुआ है, उन्हें साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ ये एफआईआर है, उनकी ये धाराएं हैं। 6 घंटे के बाद, 6 घंटे, उस 6 घंटे में जो हुआ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता, वो फेंट कर गई, बाकी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदारी कौन लेता उसकी। तो ये अल्टीमेटली रेस्क्यू कैसे हुआ फिर? लोग, मेरे अंदर में ये भी गुस्सा था, जब कि 6 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा ऑफिस, मेरा परिवार, मेरी फैमिली क्या कर रही है। मुझे तो लगा था कि उनको इन्फॉर्म होगा कि मुझे पुलिस उठा के ले गई है। मुझे ये पता 6 घंटा मैं गुड़गांव पुलिस से तो लड़ ही रहा हूँ, मन ही मन में अपने ऑफिस पे भी गुस्सा कर रहा हूँ कि उन्होंने कांटेक्ट और क्यों नहीं मैं किया? अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, मैं उस पर भी मतलब अंदर अंदर गुस्सा हूँ, जो वो लोग कर क्या रहे हैं 6 घंटे तक, मैं कैसे थाने में बैठा हूँ और अब तक वो आए क्यों नहीं है। लेकिन इन लोगों ने तो इन्फॉर्म ही नहीं किया था किसी को, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, हाइड करके रखा था 6 घंटे तक इसने। लेकिन जब पता चला जो कि भाई ये है, तो उसके बाद से हुआ, तो फिर उन्होंने बोला क्या जी कि मैडम, उन्होंने स्टेटमेंट लिया, मेरा स्टेटमेंट मैंने दे दिया, और उन्होंने बोला जी, मैंने बोला ठीक, तो मैं स्टेटमेंट ले, मेरा वकील को बुलाओ, मेरे वकील से मैं ये करूँगा। तो मेरे वकील को बुलाया नहीं इन्होंने, फ़ोन भी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने इन लोगों को पाठ पढ़ाना शुरू किया, तो SHO भाग गया थाने से, और DCP या DSP आए थे कोई, वो भी आए, वो भी थाना छोड़ के भाग गए। जब मैं सवाल पूछ, उनके पास जवाब ही नहीं। लेकिन मुझे थाने में बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे आप क्या लोगे, चाय भी पिला रहे थे, कॉफ़ी भी नहीं, हरियाणा CM से तो आपके बहुत अच्छे संबंध? बहुत बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ, फिर आपने उन्हें फ़ोन नहीं किया? कैसे करूं फ़ोन? मैं तो आपको नहीं फ़ोन कर पाता, तो मैं हरियाणा CM को कैसे फ़ोन करता, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं थे। लेकिन फिर जब चाय, कॉफ़ी, पिज्ज़ा वज्जा सब खिला रहे थे मुझे, फिर मुझे बोल क्या रहे हैं जी कि नहीं, मैडम ने कहा कि आपको जेल भेजना है। तो मैंने बोला सुन, तेरी औकात नहीं मुझे जेल भेजने की, मैं यहाँ से घर जाऊँगा, अब तो चैलेंज, मैं घर जाऊँगा यहाँ से, लगा ले जितना जोर लगाना तेरी मैडम का, और तू मुझे जेल भेज के दिखा दे। बोले कानून तो अपने यार, जेल मुझे अगर तूने भेज दिया, वर्दी ना उतार दी तेरी, तो बता देना मुझे। तो मैं भी जोश में, मुझे गुस्से में, भाई ऐसा कैसे कर सकता है भाई, कोई मामला ही नहीं है, तुम जेल कैसे किसी को भेज दोगे भाई। फिर उन्होंने मेरा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रेंड चलने लगा बाहर, मीडिया का दबाव आने लगा और लोग रिएक्शन देने लगे, लोगों में मतलब यूँ समझे जो इतना ज़बरदस्त रिएक्शन था, जो लोग थाना जलाने के तक की सोच रहे थे कि थाना का घेराव करेगा। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाद में जब मैं रिलीज हुआ तब मुझे पता चला कि थाना को घेर लिया था लोगों ने। जो जब लोगों को पता चला, जो 6 घंटे के बाद जो ये है अरेस्ट करके यहाँ रखा गया है, तो लोग थाना को घेरने लगे, पूरे देश से लोग आने लगे। अब एक दिन में नहीं आते उतने में, लेकिन नेक्स्ट डे उन थाने के बारे में, तो ये चीज़ पुलिस को खुफिया जानकारी के जरिए मिला कि भाई अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो आगे मामला जो है बिगड़ सकता है।
तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू, लेकिन जो कमिश्नर थी और जो गुड़गांव पुलिस साइबर पुलिस थी, उनको ईगो पे था जो नहीं, उनको लगा जब तक कल हो तब तक रात में इनको जेल भेज दो, और उसके 4 दिन छुट्टी है, 15 अगस्त है, 4 दिन ये जेल में रहेंगे, मेरा होगा बेल तो इनको हो ही जाना क्योंकि मामला तो कुछ है ही नहीं, तो 16 तारीख को मेरा बेल हो जाता। ये पूरी इस प्लानिंग में थे। लेकिन फिर मैंने, जब मैं बात कर रहा था तो उसी में 2-3, अब क्या कहते हैं ना जी कि कहीं भी आप जाओ ना तो हर तरीके के लोग मिलते हैं। उस थाने में 2 आदमी ऐसा मिला जो मेरा और मेरे काम का फ़ैन था। उन्होंने क्या किया, मुझे बड़े बहाने से मुझे मेरा फ़ोन दे दिया। उन्होंने पीछे नीचे से बोला कि सर आप अपने फ़ोन का लॉक खोल दीजिए, मुझे कुछ देखना है आपके अच्छा, फ़ोन में। लॉक खोल दीजिए। तो मुझे जो लॉक खोलने के लिए फ़ोन दिया ना, मैंने फ़ोन ही हाथ में इसको दिया ही नहीं, लॉक खोला और मैंने अब मुझे नंबर याद रहते हैं क्योंकि हम लोग अखबार के टाइम के आते हैं, मुझे उस लैंडलाइन में मुझे नंबर याद रहते हैं, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ नाम, सीधा मैंने डायल किया। 5 सबसे फर्स्ट कॉल किसको किया? 5 कॉल किए मैंने। सीएम ऑफिस में जिनको करना था उनको किया, एक मैंने बीजेपी में किया, एक अपने घर में किया, एक अपने ऑफिस में किया, और एक आदमी को और किया जिसका नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। 5 फ़ोन करने के बाद मैं निश्चिंत हो गया। आने मेरे पास आया, मैंने ले फ़ोन, तू भेज के दिखा दे जेल मुझे। ये सारा चीज़ हो गया। उसका इन्होंने मेरा मेमो काट दिया जेल का। और पहली बार ये मुझे पता चल रहा था। और मुझे, आपको मैं बताऊं इरफान भाई, कि मुझे बिल्कुल अंदर से विश्वास था कि ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जितने भी लोग थे, मतलब ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, जेल लिए मुझे नहीं, इतनी औकात नहीं है। और पुलिस वाले भी जो है ना, वो बहुत दबाव में थे। एक तो उनकी मैडम फ़ोन कर रही थी, मैडम यानी जो कमिश्नर, दूसरी तरफ मीडिया, उनको लग रहा। और वो क्या था, मैंने उसको बोला कि तुम मुझे जानते हो, तो चुप था। हमने नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो। फिर ऐसा जो कोई, मैंने बोला तुम मुझे जानते हो, कितना जानते हो मुझे। और इरफान भाई, साइकोलॉजिकल गेम होता है जी कि आप पुलिस वाले को अगर तुम करके बात करोगे ना, तो उनको लगेगा जो साला ये डर नहीं रहा हमसे, तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत लेते हो। तो जब SHO ने किया ना, मैंने सिर्फ तुम करके बात करना शुरू किया उससे। बोले तुम मुझे जानते कितना हो भाई, तुम अगर मुझे जानते ना तो मुझे पे हाथ नहीं डालते। और तुम्हें कम से कम जिस पे हाथ डालते हो ना, कम से कम उसका प्रोफाइल तो देख लिया करो, जो तुमसे बड़ा है, छोटा है, क्या है, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। अरे तुम्हारी मैडम आज हैं, कल रिटायर हो जाएंगी, कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम तो यंग हो भी, तुम्हें तो लंबा चलना है, तुमने कुछ नहीं देखा, ये सोचा किस पे हाथ डाल दिया मैं, तो चुप। फिर क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया, इन्होंने मेरा मेमो काट दिया। मेमो काटने के बाद से CM को पता चला करीब शाम के 7 बजे, क्योंकि CM तभी जो है वो टूर पे थे, रोड सड़क यात्रा पे थे, को चंडीगढ़ में नहीं थे, वो कुरुक्षेत्र में थे। कुरुक्षेत्र में उनको किसी ने सूचना दी, किसने दी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उनको सूचना जब मिली तो फिर सरकार की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन आया। लेकिन इतने बदमाश होते हैं ये अधिकारी, और ये इनफैक्ट क्या है ना, वो थोड़ा सा वैचारिक दृष्टि से मेरा विरोध करती थी। वो, आप जब किसी पद पे होते हो तो आपको अपने व्यक्तिगत विचार से कोई फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो कमिश्नर थी वो व्यक्तिगत ये करके, चूँकि वो तमिलनाडु की थी, कैडर मिला हुआ था हरियाणा का, तो हिंदी विरोध तो आप जानते हो ना, तो हिंदी और हिंदू दोनों का। शी वाज एन IPS हाँ, ऑफिसर। IPS, सीनियर IPS ऑफिसर। तो फिर क्या हुआ? उनको यहाँ रखा गया या ट्रांसफर नहीं, हुआ? उनका ट्रांसफर हुआ ना, मैं पूरी कहानी बताता हूँ ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हाँ। इन्होंने मुझे इसने जज एक जो है ना लोअर कोर्ट में, वो भी सेट करके रखा था इन्होंने, तो ये वहाँ जाएंगे, वहाँ से इनको जज बेल जो है रिजेक्ट, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में आपको जो है जज जेल भेजने से पहले आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। तो कोर्ट में ले गए, तो फिर जब बाहर का माहौल देखा तो वो जज जो इनके साथ में, तो वो जज चले गए। फिर इनको मुझे भेजा गया अनिल यादव जी के यहाँ, जो सेशन जज थे वहाँ पे। सेशन जज के पास बात गई होगी, उनको पता होगा। सेशन जज के पास जैसे ही गया मैं, उन्होंने बाकायदा मुझे अपने बोला, करे मुकेश जी मैं जानता हूँ आपको, आप अंदर आइए। मैं बड़ा मतलब तहे दिल से मतलब उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उनका व्यवहार इतना अच्छा था मेरे प्रति, या मेरे प्रति नहीं है, कुछ मीडिया के प्रति, क्योंकि वो गुड़गांव पुलिस के कार्य प्रणाली को जानते थे किस तरीके। उन्होंने, मैं जाते के साथ, और मेरे साथ 2 आईओ था, उन्होंने आते के साथ उन्होंने कहा कि नहीं आप अंदर आइए, रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, क्या पीजिएगा बताइए जज साहब आपने, कि वरना किसी भी एक्यूज को जिसको बेल देना उसको तो घर के भीतर नहीं घुसने देते, राइट, वहीं पर बाहर वो साइन कर देते हैं, उनका बाहर छोटा रूम। उन्होंने बाकायदा मुझे अपने ड्राइंग रूम में बुलाया, सोफे पे बिठाया, पानी पिलाया, और मुझे देख के बोले कि आप बिल्कुल टेंशन मत आइए, आप रिलैक्स हो जाइए, मैं यहाँ से आपको घर भेज रहा हूँ, मैं बेल कर रहा हूँ आपको। तो मैं थोड़ा तो मैं रिलैक्स हो गया। उसके बाद वो पुलिस वाला क्या कहता है, जो आईओ था मेरा, वो जज साहब को कहता है, जज साहब
ये ऐसे हैं और इनके टीवी पे चल रहा था कि मैंने इनका अपहरण किया है पुलिस ने। तो जज साहब ने कहा, जो तुम बिना वर्दी के, बिना किसको बताए, बिना पुलिस वाली गाड़ी के किसी को रोड से उठाओगे तो अपहरण नहीं है वो? क्या कहेगा लोग उसे? मैं जानता हूँ तुम लोग किस तरीके से काम करते हो, पेपर दो। क्या होता, मैं उस दिन जाना कि अगर किसी को घर से बेल मिलता है ना, तो उसका एक फॉर्मेट होता है जो पुलिस प्रोवाइड करती है जज को। गुड़गांव पुलिस इतना ज़्यादा व्यक्तिगत, पता नहीं मुझे किस जमाने की दुश्मनी मुझसे निकाल रही थी, वो फॉर्मेट नहीं दे रही थी उनको, जज साहब को, ताकि ये देरी हो जाए, फिर मुझे वहाँ से ये लोग नहीं बोले फॉर्मेट लेगा। फिर जज साहब ने मुझे बोला कि मुकेश जी, आपकी जमानत देने वाला कोई है यहाँ पे? 10 मिनट में आ जाएगा। तो मैंने तो फ़ोन कर ही लिया था, मुझे सारा प्रोसेस पता था। हमारे सर 5 मिनट में आ जाएगा। तो बोले ठीक है आप तो फिर उन्होंने फ़ोन नहीं था, मैंने फ़ोन तो मेरा फ़ोन दिया, फिर उसने, मैंने उस फ़ोन से सीधा डायल किया। जो मेरे जमानतदार थे उनको आप जानते होंगे, आप जसवंत यादव, जो महामंत्री बीजेपी के रहे हैं वहाँ पे, और बड़े, और जो जज साहब का जहाँ पर कोठी है, जिस अपार्टमेंट जजेस इनक्लेव्स, उनके जस्ट रोड के उस साइड में उनका ऑफिस है, वो वहीं बैठे हुए इंतजार कर रहे थे जो कि फ़ोन आएगा मैं जाऊँगा। मैंने उनको फ़ोन किया, 5 मिनट के भीतर वो जज साहब के पास आ गए। और जज साहब, दोनों आदमी एक दूसरे को इतने अच्छी तरीके से जानते थे जो मैं कह नहीं सकता, बहुत अच्छे से जानते थे दोनों। फिर उन्होंने फिर जज साहब को जब ये पेपर नहीं दिया, तो जज साहब ने बोला था कि भाई तुम मुझे पेपर नहीं दोगे तो क्या मैं जमानत नहीं दूंगा इनको, मैं ऑडियो पे दूंगा। जज साहब ने अपना मोबाइल उठाया, अपना ऑडियो ऑन किया और बेल जो है पूरा रिकॉर्ड करके मुझे दिया। ये पहला उदाहरण है कि रात को मुझे बेल दिया, रात के करीब 11:30 बज रहे थे, और जज साहब ने मुझे कोर्ट पे ऑडियो से बेल दे दिया। फिर मैं वहाँ से आया, फिर मैं दोबारा थाने गया वहाँ से। बोले तो बोला क्यों है? मुझे वॉशरूम जाना है। बोले इधर है? बोले नहीं, मैं थाने में करूँगा। मैं वापस गया थाने में, वॉशरूम किया। मैंने बोला मेरा मोबाइल, जज साहब ने बोला मोबाइल दो, इनको दे देना। तो बोला जब जज थाने में लेना पड़ेगा। तो मैं थाने वाला मोबाइल, तो फिर जज बदमाशी करी, बोले नहीं अब तो वो जब्त कर लिया है, तब कोर्ट से मिलेगा। तो मोबाइल मुझे नहीं दिया। फिर 16 तारीख को, जब ये 11 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ, 16 तारीख को जो है कोर्ट ऑफिस खुले, 15 अगस्त तक बंद था सब कुछ, मैं जा कर के जमानत दिया। और 16 अगस्त को, और इस बीच सरकार से भी मुझे फ़ोन आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा अधिकारी का, सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बोला जी मुकेश जी क्या करें? बोले नहीं, मुझे तो कार्रवाई चाहिए भाई, उन्होंने जो किया है उस पर कार्रवाई कीजिए आप लोग। तो देखिए वैसा कुछ है। मतलब नहीं भाई, आपको नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ भाई उन पर। तो कार्रवाई हुई? कार्रवाई 16 तारीख को 11 बजे सुबह सबसे पहला ऑर्डर जो निकला वो कमिश्नर साहब के ट्रांसफ़र का निकला। तो अब बातचीत होती है आपकी उनसे कि नहीं होती है? उनसे मेरी डायरेक्ट उसके बाद एक बार उन्होंने मेरे एक किसी तीसरे जानने वाले के थ्रू मैसेज मुझे किया, तो चाय पीने के लिए यहाँ आते हैं, चाय पीने के लिए आइए। तो मैंने कहा जो अभी दिल्ली एनसीआर में है, कहीं बाहर है? नहीं, अभी तो उनकी तो जो पोस्टिंग हुई है ना, सचिवालय में हुई है, सेंटरिंग पोस्ट। ओके। और सचिवालय में सेंटरिंग पोस्ट है उनकी। अब फील्ड पोस्ट उनको कभी नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं मिलने देंगे फील्ड पोस्ट, क्योंकि भाई उनकी जो है उन पे कार्रवाई यही हुई। तो मुझे लगा कि चलो मेरे साथ जो हुआ उसका मतलब सिला मुझे मिला, लेकिन सज़ा जो है उस कमिश्नर को भी मिल गई और उसका ट्रांसफ़र। और उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो न्यूज़ लॉन्ड्री, एक जानते होंगे, राइट, यस, तो न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट के जो एडिटर थे वो गए उनसे बात करने के लिए कमिश्नर साहब से, और कमिश्नर साहब से सवाल किया। वो इस पर सोशल मीडिया आप जाएंगे तो गूगल पे है ये पूरा उनका, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो उनसे पूछा जो कमिश्नर साहब ऐसा जी कि आपका तो ट्रांसफ़र हो गया, क्या ये मुकेश कुमार जी के गिरफ्तारी के कारण हुआ है? तो नहीं, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ये कोइंसिडेंस है ऐसा, ये तो रूटीन ट्रांसफ़र है। उन्होंने इस तरह के, लेकिन लोगों ने सवाल पूछे। लेकिन इसमें ये भी हुआ, एक दौर ये भी है कि गुड़गांव पुलिस इतना कॉन्फिडेंट थी मुझे जेल भेजने को लेकर कि मुझे बेल के लिए मुझे जज के पास ले जा रहे हैं वो, लेकिन मुझे जज के पास ले जाने से पहले उन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया कि मुकेश जी को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जज साहब ने भेजा। मतलब जज का फैसला भी, अच्छा, जुडिशियल कस्टडी में मुझे भेज दिया गया है। ये बिना जज के सामने पेश किए मुझे गुड़गांव पुलिस ने ये लिख दिया, और ये प्रेस रिलीज सारे अखबारों में भेज दिया। लेकिन रात में मुझे नहीं, तो फिर अखबार वालों ने छापा कैसे? छापा भाई, अब देखिए उसका क्या हुआ। मैं 11:30 बजे मुझे बेल में आ गया, मैं घर आ गया।
सुबह में फिर मैंने सोच अपना ट्विटर जो होता है, मेरा तो ट्विटर बंद था चूंकि मेरा मोबाइल ही रखते, फिर दूसरे हैंडल से किया। सुबह में गुड़गांव पुलिस ने जो है, जो अखबार में जो छपा था, देखिए कितनी लापरवाही से काम करती है और कितना अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करती है। जिन अखबारों ने ये छाप दिया कि मुकेश कुमार जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, अखबार के उस कतरन को लेकर के साइबर पुलिस के जो ऑफिशियल हैंडल है उससे ट्वीट करके उसको टैग किया गया। जब मेरी नज़र गई तो फिर मेरा तो भाई गुस्सा जो है, मतलब फिर मैंने उसको ट्वीट करके, उस ट्वीट को टैग करके मैंने ट्वीट किया और मैंने फिर सीएम को भी और गृह मंत्री को भी सबको ट्वीट करके बोला, तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट किया। वंडरफुल। तो देखा आप लोगों ने एक कहानी थी ये, और इसमें कोई फिक्शन नहीं है, इट्स टोटल रियलिटी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। मुकेश जी के साथ दोबारा बातचीत होगी, और जो इश्यूज़ हैं जर्नलिज्म के, जो प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ये अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है, तो रास्ते अपने आप ही डरना और निकलेंगे। कॉन्फिडेंट के अलावा इरफान भाई एक चीज़ है ना, जानकारी। आपको प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। आप पे जो कार्रवाई हुई है, जो धाराएं लगाई गई हैं, पुलिस के क्या अधिकार हैं, आपके क्या अधिकार हैं, ये अगर आपको जानकारी है तो आप तभी कॉन्फिडेंट हो पाओगे। अगर जानकारी नहीं है तो आप फिर वो डर जाते हो, आप दबाव में आ जाते हो, अरे पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तब तो मैं उनके भाई उनका जो अधिकार है, आपके भी अधिकार है एक नागरिक के होने का। कानून की नज़र में सब बराबर है। अगर पुलिस अगर गलत करता है तो सज़ा उसको भी मिलेगी। ये बात आप पुलिस वाले को अगर कन्विंस करने में सफल हो गए तो आप ये मानिए कि आधी लड़ाई आप वहीं पे जीत गए। तो इट मीन्स आपको लीगल नॉलेज आपका बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, और हाँ, बिल्कुल। यू और शुड। अब पत्रकारिता में तो एक पेपर लीगल का है, है। और उतना तो हम लोगों ने भी पढ़ा है और हमने तो पीजी भी किया हुआ है Right, right. पत्रकारिता से। तो पत्रकारिता की Thank you. जानकारी, आप लीगल की जानकारी भी आप थैंक यू सो मच मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इरफान भाई। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग NBC भारत।